हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरुण's नेचुरल फिजिक्स में। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखिए। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो बहुत से कंफ्यूजिंग आंसर्स मिलते हैं। आज हम इनको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि वाकई में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। और यकीन मानिए उस मैथमेटिकली अप्रोच में आपको थ्योरेटिकली अप्रोच भी मिलेगा, तो आप अच्छे से एक एक स्टेप देखिएगा। ठीक है, आंसर में देखिए ध्यान से। आंसर पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, मैं दो डायग्राम बना लेता हूं। ये देखिए, ये अर्थ सरफेस है, मैंने दो डायग्राम बना लिया। एक बॉडी है, ये बॉडी है। चलो यहां पे मैं ब्लॉक बना लेता हूं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। ये ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक। तो ये ब्लॉक एक बार अर्थ सरफेस पे रखा है, अर्थ सरफेस पे रखा है, अर्थ सरफेस। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ब्लॉक का पोजीशन बदल दिया। अब ब्लॉक यहां पे है, अब ब्लॉक अर्थ सरफेस से थोड़ी हाइट पे है। ठीक, तो चलो मान लो भाई कि ये h हाइट पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। दोनों में आप देख सकते हैं एक बार ब्लॉक अर्थ सरफेस पे था और एक बार ब्लॉक क्या है, कुछ हाइट पर है। ठीक, इन दो डायग्राम से हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या सिर्फ एनर्जी भी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या सिर्फ एनर्जी। क्या होता है, टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी की, आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट होनी चाहिए, इतना सबको मालूम है ना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर जगह एक जैसा होना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए, ये रूल वायलेट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और पूरी मीनिंग समझते हैं। अब इन दो डायग्राम को देखिए, डायग्राम नंबर 1 की मैं बात करता हूं। आप मुझे बताइए टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहां पे आइए, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलिए अप्रोच देखते हैं हम कैसे आएगा। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पर ध्यान से देखना, रूल कहता है कि कोई भी बॉडी हो जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, सामने देखो रखा हुआ और मान लो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टोटल एनर्जी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी भी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, किसकी, बॉडी की। कहां, अर्थ पे। अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे रखा है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बात समझ में आ रही। अच्छा, टोटल एनर्जी में दो लोग होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दो लोग होते हैं कि नहीं, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पहले बताइए इतना समझा आपको, इतना समझा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी एट h हाइट, थोड़े हाइट पे लेके गए ना आप, तो यहां लिख देता हूं एट सम हाइट, एट सम हाइट। ध्यान से देखना एक एक स्टेप, एट सम हाइट। फिर से वही कुछ हाइट पे गए तो रूल क्या कहता है, कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो फिर से आ जाइए, अगेन टोटल एनर्जी कुछ हाइट पे जाने पे भी कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए कि नहीं। ये लो भाई, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब इस टोटल एनर्जी में भी तो काइनेटिक और पोटेंशियल होंगे, तो यहां मैं लिख सकता हूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू कांस्टेंट। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं, इतना समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा जब वो अर्थ सरफेस पे था, ठीक, तो मान लेते हैं उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी Ki और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। जब वो थोड़े ऊपर चला गया तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइनल हो गई।
इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। पहली पोजीशन को मैंने इनिशियल नाम दे दिया, के इनिशियल, पी इनिशियल, और बाद वाली पोजीशन को मैंने फाइनल नाम दे दिया। ठीक, इतना समझ में आया। अब दो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके देखिए क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा यहां पे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक। तो 2 में से 1 माइनस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। के एफ माइनस के आई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, इतना समझा। आप माइनस करके देखो बेटा, यही आएगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दोनों साथ में आ गए। और इक्वल्स टू यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 0। या चलो लिख देते हैं भाई, आपको कांस्टेंट याद रखना, दोनों कांस्टेंट एक ही है, दोनों कांस्टेंट एक ही आना चाहिए। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, बोलिए समझा, इतना क्लियर हुआ। ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन कहता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। यहां टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल कितना भी बदले, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। देखो, इनिशियल में कांस्टेंट मान लो 10 आया, तो फाइनल में भी कांस्टेंट कितना आना चाहिए? 10 ही आना चाहिए। तो मतलब ये कांस्टेंट सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रूल, अब फाइनल इसको कहते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों मिलके मैं डेल्टा के लिख सकता हूं। डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। और इक्वस टू 0, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 0। चलिए बताइए, इतना समझ में आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखना, तो मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे का अप्रोच देखिए कैसे क्या करना है। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहां सब मैंने ये कर दिया, ठीक। अभी मैं बॉडी को लेकर आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करने वाला, बॉडी को ऐसे रहने दीजिए, बाद में मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या हुआ है, ठीक। अच्छा, यहां पे क्या आ गया? डेल्टा के प्लस डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। वर्क एनर्जी थियरम कहता है बाय वर्क एनर्जी थियरम, ध्यान से देखना। वर्क एनर्जी थियरम क्या कहता है भाई? कि जो वर्क डन होता है, वर्क, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, ये आपको 10th में या 9th में भी मिलता है वर्क एनर्जी में, ठीक, और 11th में तो मिलता ही है। तो वर्क एनर्जी थियरम बहुत फेमस रूल है। तो वर्क डन क्या होना चाहिए? हाफ mv²। आपने ऐसे पढ़ा होगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu², ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना। और इसको भी तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और माइनस इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? KF माइनस KI। KF माइनस KI को डेल्टा के बोलते हैं, तो ये डेल्टा के आ गया कि नहीं? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना? 4, ठीक। ध्यान से देखना अभी, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में जरा ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो रही है? वर्क के। अब ग्राफ यहां पे आता है, डायग्राम में। इस डायग्राम में अर्थ सरफेस पे बॉडी रखी है और आपने इसको u स्पीड दे दिया, u स्पीड, ठीक। मतलब अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो कैसे फेंकेंगे? ऐसे करके, ऐसे फेंकेंगे ना। तो जब फेंकेंगे तो उस बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड तो होगी। तो मैंने मान लिया वो इनिशियल स्पीड u है। एट द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग, जैसे ही आपने फेंका उसी इंस्टेंट उसकी स्पीड कितनी है? u है, ठीक। लेकिन बॉडी अर्थ पे रखी है तो कोई हाइट है नहीं, इसका मतलब यहां हाइट नहीं है क्योंकि अर्थ पे रखी है। तो अब आप सोचो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा ना, क्योंकि वो अर्थ पे ही रखा है ना। अगर मैं अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लूं, मतलब 0 मान लूं, वहीं से शुरुआत मान लूं बॉडी की, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे
आपको फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का mgh मालूम है ना? तो अगर अर्थ पे रखा है तो हाइट कितना है, 0 ना, तो mg इंटू 0 कितना हुआ, 0। इसका मतलब आप कह सकते हो ना कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान सकते हैं, 0। तो इसका मतलब जब आपने फेंका तो उस वक्त कौन सी एनर्जी इसके पास थी, काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, काइनेटिक एनर्जी से आपने फेंक दिया। अब बॉडी ऐसे जाते 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 यहां जाके रुक जाएगी। अरे भाई, कोई भी बॉडी आप ऐसे फेंकते हो तो देखो जाते स्पीड कम होने लगती है ना, स्पीड कम होने लगती है और फाइनल जाते 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 रुक जाती है। तो यहां फाइनल स्पीड कितनी हो गई, v 0 हो गई, है ना? मतलब स्पीड खत्म। और अगर बॉडी में स्पीड खत्म हो गई तो इसका मतलब हुआ कि यहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी आता है जब मोशन हो, एक्सिलरेटेड मोशन हो। तो जब यहां स्पीड है ही नहीं तो हाफ mv स्क्वायर लगाओ, v स्क्वायर, और v तो 0 हो चुका है यहां, तो ये पूरा 0 हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल नहीं है। यहां पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि ये देखो हाइट मिल गया ना, h हाइट मिल गया ना, तो पोटेंशियल हो गया, लेकिन काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0। ये अप्रोच आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, वेल डन। अब जरा इसको समझिए, ये वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कैसे इक्वल होगा। देखिए, जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो बॉडी का स्पीड कम होने लगता है, स्पीड कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। कौन कम कौन कर रहा है, कम कौन कर रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, मतलब ग्रेविटी वर्क कर रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्लियर हो रहा है? यहां पे काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, लेकिन धीरे 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 बॉडी ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, रुक गई। तो इसका मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में जाके 0 हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कुछ बदलाव आया। किसने किया वो बदलाव? वो बदलाव ग्रेविटी ने किया। ग्रेविटी क्या कर रही है, जब आप किसी को ऊपर फेंक रहे हो तो उसी वक्त ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो उस काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आया है उसके इक्वल है। इतना समझ में आया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है बॉडी की, क्योंकि वर्क कर रहा है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो वर्क कर रहा है, ग्रेविटी का वर्क ही काइनेटिक एनर्जी में बदलाव ला रहा है। इतना समझा? तो W इक्वल्स टू डेल्टा के, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम भी यही होता है। अब ये W का वैल्यू, सॉरी, डेल्टा के की जगह मैं W लिख सकता हूं। तो ये देखो यहां डेल्टा के, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, डेल्टा के की जगह मैंने क्या लिख दिया, W इक्वल प्लस डेल्टा P इक्वल्स टू 0। तो W को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो गया, डेल्टा P इक्वल्स टू माइनस W। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ गया, ठीक। तो आप कह सकते हैं ना, सो पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा हूं बेटा। तो यहां आप इसको लिख सकते हैं, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक। ये देखिए मैथमेटिकली आ गया। अब जरा हम ये देखें, अब हम जरा ये चेक करें कि क्या वाकई में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस होना चाहिए। देखते हैं, अब हम ये चेक करेंगे एग्जांपल से कि क्या ये वाकई में नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं, पहले यहां तक समझ में आ गया। तो यहां प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, ठीक है। ये देखिए ओवरऑल क्लियर हो गया इतना, ठीक। चलिए अब मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि क्या वाकई में यहां माइनस आना चाहिए। देखिएगा, अब एग्जांपल देखिएगा ध्यान से सभी लोग। देखिए अब इसका अप्रोच मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा लॉजिकल है, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होती है। अब यहां आइए, आप यहां पे पहले ऑन अर्थ सरफेस आइए, ऑन। देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि डेल्टा P जो है वो माइनस का डेल्टा W होना चाहिए। मतलब डेल्टा P और माइनस और W, ये फॉर्मूला राइट है, ये राइट है फॉर्मूला, ये हमको प्रूफ करना है। अगर तो कैसे करेंगे, मतलब यहां पे माइनस रहना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो ये माइनस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बाय एग्जांपल समझेंगे। चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में ऑन द अर्थ सरफेस की बात कीजिए, ऑन द अर्थ सरफेस, ध्यान से समझना मेरी बात, ऑन द अर्थ सरफेस। चलो अर्थ सरफेस से बताओ टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं। और टोटल एनर्जी में कौन कौन आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है?
अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं, अर्थ सरफेस की। अच्छा, इसको मैं इनिशियल बोल सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, अब आप मुझे बताइए, यहां आप खुद बताइए कैलकुलेशन से, यहां काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में कौन है? अरे यहां काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों जीरो है मैंने बताया ना, क्योंकि बॉडी अर्थ पे है, हाइट नहीं है, mgh। तो हाइट, बॉडी अर्थ पे है तो हाइट क्या है? जीरो ना। तो जब हाइट जीरो है तो mg इंटू जीरो कितना है? जीरो। मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी P इनिशियल कितना है? जीरो। लेकिन बॉडी में एक स्पीड है u, इनिशियल स्पीड है ना, और जब बॉडी में स्पीड होता है तो काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करता है। तो चलो मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अर्थ सरफेस पे जीरो है, तो इक्वल टू कांस्टेंट। इतना समझ में आया? याद रखना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। अब आइए जरा एट हाइट h, ध्यान से देखना, एट हाइट h। तो एट हाइट h में मुझे बताओ, फिर से वही टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो टोटल एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी फाइनल का और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए, समझा? अब मुझे बताइए, यहां स्पीड कितनी है? जीरो है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब आप हाइट पे आ गए ना, h आ गया कि नहीं? mgh, कुछ ना कुछ आया ना हाइट, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो भाई यही रहेगा, pf, और इक्वल्स टू कांस्टेंट। बताइए, इतना समझा? ठीक। अब आप वंस अगेन जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो इक्वल्स टू कांस्टेंट, और जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब ये भी कांस्टेंट के इक्वल है और ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो कांस्टेंट इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए 1 और 2 से कांस्टेंट इक्वल है, तो ये और ये भी तो इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 और 2, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 और 2, काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, इक्वल्स टू जीरो प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, इतना समझ में आया आप सबको? बहुत ही सिंपल है यार, देखो इक्वेशन 1 2 से। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। देखिए इस इक्वेशन से आ गया कि नहीं? यहां तक समझे आप सबको? वेरी गुड। अब देखिए, अब आपका ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैं ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। तो ये मैं रब कर रहा हूं, ये एग्जांपल समझा रहा था मैं आपको। एग्जांपल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको मैंने अब रब कर दिया। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, आपको क्या मिला अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट की, तो फाइनली आपको रिजल्ट मिला कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल में काइनेटिक था और जो फाइनल में पोटेंशियल था pf, और जो इनिशियल काइनेटिक था ki, वो दोनों इक्वल है। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर ये k इनिशियल और p फाइनल इक्वल है, चलो मान लेता हूं कि ये दोनों 10 जूल के बराबर है, 10 जूल के बराबर है। से मतलब मान लिया, लेट कर लिया मैंने, मान लिया कि ये दोनों 10 जूल के बराबर है। बताइए, इतना समझा आपको? बस ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। ध्यान से देखना, अब आपको प्रूव करना है कि डेल्टा पी में नेगेटिव आना चाहिए। तो एक काम करो, अब ये फॉर्मूले में आ जाओ। चलो LHS ले लो, LHS में क्या है? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का मतलब क्या? P फाइनल माइनस P इनिशियल, है कि नहीं? चलो बताओ, फाइनल कितना है? ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मिलके कितना है? 10 जूल। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की जगह 10 जूल लिख सकता हूं, माइनस इनिशियल, यहां पोटेंशियल कितना था? जीरो है भाई। तो रिजल्ट कितना आया? 10 जूल। इतना रिजल्ट आ गया। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, LHS। अब आइए जरा RHS में, अगर RHS भी 10 जूल आता है तो समझो ये इक्वेशन राइट है। RHS में लाओ, तो RHS इक्वल टू माइनस W, यही ना? तो माइनस W में आप क्या लिख सकते हैं? माइनस, बताइए, W को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा K लिख सकता हूं ना? अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो माइनस
डेल्टा के को क्या लिख सकता हूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो ये देखो के इनिशियल, मैं अब इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, डायग्राम वगैरह आप बना लेना। यहां देखो तो यहां कितना आया, इक्वस टू यहां से देखो माइनस के फाइनल। फाइनल में के कितना था, तो आपको मालूम है ऐसे ऊपर यहां फाइनल के 0 था, क्योंकि फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती ना, तो के एफ 0 है। और माइनस के इनिशियल कितना था, तो ये देखो के इनिशियल और पी फाइनल दोनों कितने, 10, तो यहां 10 लिखूंगा मैं, 10 जूल। ठीक, चलो बताओ, 0 का तो मतलब है नहीं, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 10 जूल आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताइए, ये डेल्टा पी है और ये माइनस डब्ल्यू है, डेल्टा पी और माइनस डब्ल्यू का वैल्यू सेम आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा पी एलएचएस जो है वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया, तो हो गया। इसका मतलब नेगेटिव जरूरी है, नेगेटिव पार्ट होना जरूरी है। ठीक, ये इसलिए है कि जिससे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वायलेट ना करे। ठीक है ना, अगर वो वायलेट कर गया तब तो हमारा रूल फिजिक्स ही बिगड़ गया ना। तो इसलिए याद रखना कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वायलेट ना करे, इसलिए हमको माइनस लाना जरूरी भी है। और थ्रू एग्जाम्पल भी आपने देख लिया कि नेगेटिव का होना जरूरी है। क्लियर हुआ, इतना समझा। अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा हो सर यहां माइनस 10 जूल आता तो यार ये माइनस 10 जूल और प्लस का 10 जूल इक्वल थोड़ी है, क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में ये 0 होता है, इधर प्लस का 10 होता है और इधर माइनस का 10 होता है। तो बताओ इतना बीच में गैप है, ये देखो इतना गैप है, तो क्या इक्वल है क्या, नहीं। तो इसीलिए ये 10 जूल प्लस का आया और इधर भी देखो 10 जूल प्लस का आया, तो डेल्टा पी और माइनस डब्ल्यू, तब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। इसीलिए नेगेटिव का आना जरूरी है। इतना क्लियर हुआ। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आइडिया थोड़ा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मैथमेटिकली अप्रोच के साथ हमने थोड़े थोड़े थ्योरेटिकली अप्रोच में भी जो है झांकने की कोशिश की कि हाँ भाई ऐसा नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। ठीक है।